हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जो क्लास 11th ज्योग्राफी थी, और क्लास 11th ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 अपना चल रहा था। चैप्टर नंबर 6 जिसका चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। दोस्तों, भू आकृतिक प्रक्रियाएं यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वेदरिंग होती है, अपक्षय से किस तरीके से चट्टानें टूटती है। आज अपन पढ़ेंगे अपक्षय पूरा करने के बाद में जो अपना आगे वाला पॉइंट है मास मूवमेंट यानी कि वृहद संचलन। दोस्तों, आज अपन वृहद संचलन को पढ़ेंगे। क्या होता है वृहद संचलन? दोस्तों, वृहद संचलन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ढेर सारा मलबा अधिक क्वांटिटी में जब पदार्थ एक साथ परिवहित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वृहद संचलन कहते हैं। देखिए, समझिए, ये आपका कोई पर्वतीय क्षेत्र था इस तरीके की आकृति का, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से या फिर अधिक ढाल होने की वजह से अपन कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण होगा, साथ में ढाल प्रवणता अधिक होगी, तभी तो क्या होगा? मास मूवमेंट यानी कि वृहद संचलन होगा। यानी कि एक बहुत अधिक मात्रा में चट्टानी मलबा जब एक साथ चला जाता है, खिसक जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मास मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? वृहद संचलन के अंतर्गत मलबा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे नीचे की ओर खिसकता है। ये ढलान इधर है दोस्तों, तो ढाल के सहारे नीचे की ओर खिसकेगा मलबा। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। वही क्या होता है? वृहद संचलन होता है। इस मलबे की गति तीव्र भी हो सकती है या फिर मंद भी हो सकती है। यानी कि ये जो मलबा जो जा रहा है ये तीव्र गति से भी ढह सकता है या फिर ये मंद यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे गति से भी ढह सकता है, जिसका अपने को आभास भी नहीं होगा। एक लंबे समय तक इसका अवलोकन करने से हमें इसके बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर वृहद संचलन हुआ है। और तीव्र जो संचलन होता है इसे हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि यहाँ पर स्खलन हो रहा है या संचलन हो रहा है। आगे चलते हैं। वृहद संचलन अपर्दन में शामिल नहीं किया जाता। अब दोस्तों, इरोजन जो होता है ना, अपर्दन यानी कि नदी के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा या बहती हुई पवन के द्वारा जब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो वो क्या होता है? अपर्दन। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है ना तो नदी काम कर रही है, ना कोई हवा काम कर रहा है, ना कोई हिमनद काम कर रहा है। यानी कि ये संचलन जो होता है वो ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अच्छा, अपन ने देखा ना यहाँ पर कि ये मलबा क्यों आया? कोई नदी या पानी लेके आया इसे? नहीं। कोई हवा लेके आई? नहीं। कोई हिमनद लेके आया? नहीं। तो ये जो तीनों एजेंट है, पानी, हिमनद, हवा, ये क्या है? अपर्दन के कारक है। लेकिन जब ये तीनों एजेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहे तो ये क्या किसकी वजह से हो रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, तो इसे अपर्दन में शामिल नहीं किया जाता। ओके दोस्तों, आगे वाला पॉइंट है वृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है। अच्छा, एक चीज ये समझो, जब अपन ने देखा कि अपर्दन, जब पानी अपर्दन करता है तो मोटे पदार्थों को तो पानी बहाकर ले नहीं जा सकता, वो किसको ले जाएगा? छोटे छोटे पदार्थों को। यानी कि जब वो मोटे पदार्थ कार्बोनेटीकरण या फिर विलयन या फिर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जब वो टूट जाएंगे, अपन ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब उनका वेदरिंग हो जाएगा, जब उनका अपक्षय हो जाएगा तो उनकी आकृति क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जब उनकी छोटी आकृति हो जाएगी तो फिर पानी उनको वहित करने में सक्षम होगा, यानी कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। लेकिन वृहद संचलन के लिए अपक्षय का होना जरूरी नहीं है, बाकी अपर्दन होने के लिए अपक्षय का होना जरूरी है। समझ रहे हो ना? यानी कि पानी, हवा, हिमनद ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाएंगे? जब अपक्षय होगा चट्टानों का, जब चट्टानें विघटित होगी, टूटेगी, वेदरिंग होगा। लेकिन वृहद संचलन में जरूरी नहीं कि अपक्षय होने के बाद में ही चट्टानों का क्या हो? संचलन हो। इसमें तो पूरी की पूरी चट्टानें बगैर जो अब वेदरिंग यानी कि बगैर अपक्षय के भी ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। हाँ, लेकिन याद रखना है, ये तो पॉइंट आपको याद रखना है कि वृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये अपक्षय जो है ये वृहद संचलन को कुछ प्रभावित करता है। कैसे करता है? जहां अपक्षय होता है वहां पर चट्टानों का क्या होता है? तीव्रता से संचलन होता है। यानी कि जहाँ पे अपक्षय होगा, चट्टानें टूट रही है, तो मतलब अब वो जो चट्टानों के बीच में पकड़ है वो कमजोर हो रही है। देखिए,
जब ये चट्टानें नीचे की ओर जाएगी, है ना, तो नीचे की ओर जाएगी तो कौन सा बल काम कर रहा है यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अपन ने पढ़ा था प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल। और इस प्रतिबल को यानी कि इस चट्टान को गिरने से रोकने का जो यहाँ पर बल लग रहा है इसे क्या कहते हैं? अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो जब चट्टानी क्या होगी, ढाल के नीचे की ढाल की तरफ क्या होगी, संचलन करने का प्रयास करेगी, तो नीचे वाली आधार चट्टानी क्या करेगी? प्रतिरोध पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? प्रतिरोध। यानी कि ये इनको रोकने का काम करेगी। कौन सी चट्टानी? ये वाली। और जब प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में क्या होगा? घमासान होगा। गुरुत्वाकर्षण बोलेगा नहीं मैं नीचे लाऊंगा, प्रतिरोध बल क्या बोलेगा? नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये दोनों के बीच में तब तक चलता रहता है जब तक ग्रेविटी फोर्स का ज़्यादा ना हो जाए प्रतिरोध बल की तुलना में। अब जब तक देखिए ये पहले भी तो लटकी हुई थी ना चट्टान, पहले भी तो इसी कंडीशन में थी ना, पहले नहीं हुआ ना इसका संचलन, फिर बाद में क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पहले प्रतिरोध बल अधिक था गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और बाद में प्रतिरोध बल कमजोर पड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम किया, तो इसने क्या किया? फिर खींच लिया अपनी ओर। यानी जो प्रतिरोध बल जब तक काम करता है तब तक कि वो गुरुत्व बल से ज्यादा होता है। यानी कि जैसे ही गुरुत्व बल प्रतिरोध बल असफल होता है, चट्टानों का क्या हो जाता है? स्खलन हो जाता है। तो प्रतिरोध बल कम कब होता है? जब चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। तो चट्टानों का जब अपक्षय होगा तो चट्टानों को रोकने वाला जो बल होगा वो प्रतिरोध बल वो काम नहीं करेगा, तो चट्टानें क्या होगी? तीव्रता से स्खलित हो जाएगी, नीचे की ओर ढह जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि वृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं कि अपक्षय हो, लेकिन जहां पर अपक्षय हो रहा है वहां पर इन चट्टानों का स्खलन भी या संचलन भी तीव्रता से होगा। आगे देखते हैं, वृहद संचलन की सक्रियता के कारण बताइए। अब सीधा सा कॉमन सेंस है, ये वृहद संचलन है ये क्यों होता है? यानी कि ये चट्टानें जो है ये क्यों होती है? अच्छा, आपने कहा कि सर ये ढाल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर आ रही है, और क्या कारण होगा? तो दोस्तों ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि ये चट्टान की आकृति ऐसे तो है नहीं कि जिस टाइम पे इनका संचलन हुआ है वह तभी उसकी आकृति ऐसी हुई। जैसे मान लीजिए आपका धरातलीय क्षेत्र है और इस धरातलीय क्षेत्र पर कुछ इस प्रकार की पहाड़ी बनी हुई है ना? तो अब ये पहाड़ी कभी यहाँ से नीचे की ओर, ऊपर वाला मलबा नीचे की ओर आता है, तो उसे अपन क्या कह देंगे? वृहद संचलन। लेकिन ये मलबा क्यों आया? तो पहला तो अपन ने देखा कि ग्रेविटी फोर्स के कारण, लेकिन दोस्तों ग्रेविटी फोर्स तो अभी भी काम कर रही है ना, जब ये नहीं गिरा तभी भी तो काम कर रही है। अच्छा, ग्रेविटी फोर्स को जब प्रतिरोध बल कम हो जाता है और ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाता है तब स्खलित होगी। और ये कब होगा? देखो, एक तो चट्टानों के ऊपर का आवरण हट जाएगा, चट्टानों के ऊपर यहाँ पर जो आवरण है इन चट्टानों के ऊपर ये आवरण हट जाएगा, तब ऐसा होगा। क्यों हटेगा? बारिश की वजह से जो ऊपर वाला मलबा है वो बहकर चला जाएगा, इसके अलावा पवन की वजह से ऊपर वाला जो मलबा है वो हट जाएगा। यानी कुल मिला के ऊपर वाले क्षेत्र में अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी, हटने की प्रवृत्ति होगी, तो इस प्रकार का काम होगा, वृहद संचलन का काम होगा। इसके अलावा ढाल प्रवणता में वृद्धि। ढाल प्रवणता का मतलब क्या होता है? ये जो ढलान है, एक तो ये हो रहा है, एक आपका ये ढलान है, तो ये तीव्र ढलान प्रवणता वाला है और ये कम ढलान प्रवणता वाला है। क्लियर है? जब हम प्रैक्टिकल बुक का अध्ययन करेंगे तब अपन ढाल प्रवणता को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जब ढाल प्रवणता में वृद्धि हो जाती है तब भी स्खलन होता है। अब ये ढाल प्रवणता में वृद्धि कैसे होती है ये देखिए। अपन ने देखा कि भारत की जो प्लेट है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उस प्लेट में जब वो ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है तो क्या हो रही है? हिमालय का उत्थान हो रहा है, हिमालय का निर्माण हो रहा है। और अपन ने ये भी पढ़ा कि हिमालय का निर्माण अविरत जारी है, आज भी हिमालय जो है अपनी हाइट को बढ़ा रहा है। अब जैसे जैसे हिमालय की हाइट बढ़ रही है दोस्तों, तो क्या होगा? ढाल प्रवणता तेज होगी क्या? बिल्कुल होगी। जब हिमालय का निर्माण यानी कि हिमालय उच्च ऊपर की ओर हो रहा है तो ढलान में जो होगी तीव्रता आएगी। इसी कारण से भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर वृहद संचलन बहुत ज़्यादा होता है दूसरे कई क्षेत्रों की तुलना में। यानी कि भारत में वृहद संचलन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, विशेष तौर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तीसरा कारण देखते हैं, चट्टानों के ऊपर प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से भार का बढ़ना। अब ये जो चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर
प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से अगर भार बढ़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पर क्या कर दिया, नदी आ रही थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बांध बना दिया तो यहाँ पर भार बढ़ गया। दूसरा, बारिश हो रही है तो पानी जो चट्टानों में क्या हो रहा है, समाहित हो रहा है, तो चट्टानों का भार बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अगर इस भाग का भार बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्षा अगर होती है तो भी तीव्र संचलन होगा, भूकंप अगर आते हैं तो भी तीव्र संचलन होगा, अगर विस्फोट हो रहा है तो भी तीव्र संचलन होगा, और अगर वनस्पति का विदोहन हो रहा है तो भी क्या होगा, मास मूवमेंट यानी कि वृहद संचलन होगा। वनस्पति का देख लेते हैं, ये तो आई थिंक बिल्कुल नॉर्मल से हैं तो आपको आते हैं। विस्फोट का होना, विस्फोट होगा तो वाइब्रेशंस क्रिएट होगा, भूकंप होगा तो भी वाइब्रेशन क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो वो क्या करेगी, तोड़फोड़ मचाएगी। तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल से हैं, आपको आते होंगे। आगे देखते हैं वनस्पति का विदोहन। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों के माध्यम से इन चट्टानों को रोक कर रखते हैं, कस कर रखते हैं, जकड़ कर रखते हैं। जैसे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है तो इनकी जड़ें जो है, जो चट्टानें हैं वो नग्न हो रही है, और चट्टानें नग्न होने की वजह से इन्हें रोकने वाला जो बल काम कर रहा था जड़ों के माध्यम से, वो अब नहीं कर रहा। तो अगर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है तो भी वृहद संचलन की प्रक्रिया जारी रहती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि संचलन के 3 रूप होते हैं। कौन से रूप होते हैं दोस्तों, 3 रूप। एक तो स्खलन, दूसरा होता है अनुप्रस्थ विस्थापन, और एक होता है प्रवाह। प्रवाह, स्खलन और अनुप्रस्थ विस्थापन। देखो क्या होता है, प्रवाह का तो मतलब समझ गए आप, यानी कि बह कर जाना। क्या होना, बह कर जाना। अगर मलबा ढाल के सहारे बह कर जा रहा है तो वो तो क्या हो गया, प्रवाह है। अगर स्खलन यानी कि बहुत तेज बहने की बजाय क्या होगा, यानी कि या तो वो लुढ़क कर या फिर सीधा गिर रहा है तो वो क्या हो जाता है, स्खलन हो जाता है। और अनुप्रस्थ विस्थापन का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ विस्थापन जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई टीला है रेत का, ये अधिकतर अनुप्रस्थ विस्थापन जो होता है वो मृदा में ही होता है। जैसे आपका टीला है और इस टीले में तुषार के कारण, यानी कि जब ऊपर से ओस पड़ रही है तो ओस के कारण क्या होता है, इस टीले का ऐसे आंशिक भाग क्या होता है, नीचे की ओर खिसक जाता है। यानी कि आप देखेंगे तो ये जो है वो इस तरीके से नीचे की ओर खिसक जाएगा, है ना। ये भाग टीले का नीचे की ओर खिसक जाना वो क्या होता है, अनुप्रस्थ विस्थापन। और ऐसा क्यों होता है, ये होता है तुषार वृद्धि के कारण। तो ये हो गया दोस्तों आपका वृहद संचलन। अब वृहद संचलन के 3 रूप अपन ने देखे, प्रवाह, स्खलन और अनुप्रस्थ विस्थापन। इसमें अपन कौन सा पढ़ेंगे डिटेल से, स्खलन पढ़ेंगे, और भूस्खलन मुख्य रूप से अपन इसमें पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है, अगर कोई शंका है तो उसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में उस शंका को बजाइए, ताकि उसकी ध्वनि प्रज्वलित हो। ध्वनि मास मूवमेंट पढ़ा, यानी कि वृहद संचलन अपन ने पढ़ा। अब वृहद संचलन के 3 रूप अपन ने देखे, एक होता है स्खलन, एक होता है अनुप्रस्थ विस्थापन और एक होता है प्रवाह। और मैंने कहा था कि हम जो है वृहद संचलन के एक रूप के बारे में चर्चा करेंगे, और वो रूप कौन सा होगा, आपका भूस्खलन। अब सबसे पहले समझते हैं भूस्खलन। नाम से आपको स्पष्ट चल रहा होगा कि भूस्खलन क्या होता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ढाल प्रवणता बढ़ जाती है, ढाल प्रवणता अधिक होती है, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण पदार्थ जब ढाल के सहारे नीचे की ओर आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भूस्खलन कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये पर्वतीय क्षेत्र ढह कर अगर नीचे की ओर आ जाता है, भूमि का अगर स्खलन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, भूस्खलन। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, ये भूमि का पार्ट ही तो है ना। इसके अलावा अगर उच्च भूमि क्षेत्र होता है, यानी कि बड़े टीले होते हैं, तो वहां पर भी इस प्रकार का स्खलन देखा जा सकता है। अब ये स्खलन 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 तरीके से भूमि का स्खलन होता है। एक होता है फिसलन, अवसर्पण भी कहते हैं, दूसरा होता है लोटन या मलबा स्खलन, और तीसरा होता है स्वतंत्र सेल पतन। नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो फिसलन क्या होगा कि यानी कि यहाँ का जो मलबा है, यहाँ का जो मलबा है, जैसे कि मान लीजिए ये मलबा है, ये बिल्कुल ऐसे फिसल कर मंद गति से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो पार्श्व भाग होता है, पार्श्व भाग क्या होता है, पहाड़ी का किनारे वाला भाग। तो इस पार्श्व भाग में जो पदार्थ है वो, इस पदार्थ जो है इसके सहारे फिसल कर जब नीचे की ओर आते हैं तो इनको अवसर्पण या फिसलन भूस्खलन कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा है मलबा लोटन या स्खलन, यानी कि जब यहाँ से मलबा जो है इसकी तुलना में तेज गति में
लुढ़कता लुढ़कता, इस तरीके से इसके लुढ़कता लुढ़कता अगर नीचे की ओर आता है तो उसे क्या कहते हैं, लोटन या मलबा स्खलन। और तीसरा क्या है, स्वतंत्र सेल पतन। स्वतंत्र सेल पतन का मतलब वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर ढाल प्रवणता अधिक होगी, यानी कि जैसे मान लीजिए इस पर्वत की आकृति कुछ इस तरीके की है, तो यहाँ से अगर ये चट्टानी मलबा जो है वो बिना इसके संपर्क में, यानी कि बिना इस पार्श्व भाग को टच किए सीधा का सीधा नीचे की ओर गिर जाता है। समझ रहे हो, दूरी बनाते हुए पार्श्व भाग यानी कि किनारे वाले भाग से दूरी बनाते हुए स्वतंत्र रूप से अगर कोई चट्टान गिरती है तो उसे स्वतंत्र सेल मलबा कहा जाता है। दोबारा से देख लीजिए, फिसल कर जाएगा तो वो स्लिप होके जाएगा तो वो क्या होगा, फिसलन या अवसर्पण। अगर लोटन यानी कि उससे तेज गति में अगर तेजी से लुढ़कता हुआ जा रहा है तो वो लोटन या मलबा स्खलन, और अगर सीधा गिर रहा है तो वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र सेल पतन। इस तरीके से 3 रूपों में भूमि का स्खलन होता है। आगे देखते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक भूस्खलन होता है। भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तरी भारत में। अगर अपन बात करें, तुलना करें कि जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा आपको मैप बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये छोटा सा आपके सामने भारत है, और इस भारत में यहाँ पर क्या है, पर्वतीय श्रृंखला है, और ये पर्वतीय श्रृंखला अपन ने पढ़ी है, ये क्या है, नवीन पर्वतीय श्रृंखला है। कैसी है, नवीन, जो अभी भी अवनरत बढ़ रही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला अभी भी अवनरत चल रही है, उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। कारण क्या है, इंडियन प्लेट का नॉर्थ की ओर संचलन होना। क्लियर है, तो ये अभी भी ऊपर की ओर उठ रही है, और अभी भी ऊपर की ओर उठने की वजह से ढाल प्रवणता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ढाल प्रवणता बढ़ेगी। ढाल प्रवणता मतलब अधिक ढाल होना। इसको हम प्रैक्टिकल की बुक जब पढ़ेंगे ना तब इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ढाल अधिक बढ़ जाएगा, तो ढाल अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, भूमि का स्खलन होगा। क्या ढाल प्रवणता बढ़ने पर ही तो भूमि का स्खलन होता है सर। तो ढाल प्रवणता जब बढ़ेगी तो स्खलन अधिक होगा। तो यहाँ पर स्खलन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इस बेल्ट में स्खलन होता है। अगर अपन बात करें तो दक्षिणी भारत में जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भी पर्वतीय श्रृंखला है। ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भी पर्वतीय श्रृंखला है, लेकिन यहाँ की जो चट्टानी भाग है, यहाँ का जो प्लेट है वो क्या है, स्थायी है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा, विवर्तनी की दृष्टि से वो शांत है। तो यहाँ पर इस प्रकार के स्खलन बहुत कम देखे जाते हैं यहाँ की तुलना में। क्लियर है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं, आगे वाला अपना पॉइंट आता है अपरदन और निक्षेपण, इरोजन और डिपोजिशन। जब पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। जो मटेरियल होते हैं, डेबर्स होते हैं, चट्टानों के अपघटित रूप होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या होते हैं, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे अपन। अब ये अपरदन जो है इसका कारण क्या है, क्यों होता है अपरदन। दोस्तों, जब चट्टानें बड़े आकार में होती है तो उनका अपक्षय होता है, वो टूटती है। टूटने के बाद में कुछ ऐसे गतिज ऊर्जा वाले काम करते हैं, कुछ ऐसे कारक काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इनको बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब ये कारक कौन कौन से हैं, प्रवाहित जल जो बहकर जाता है और अपने साथ में चट्टानों को ले जाता है, वायु, हिमनद, ग्लेशियर, भौम जल, धाराएं और लहरें, ये ऐसे कारक हैं जो अपरदन के क्या है, एजेंट इनको कहा जा सकता है, अपरदन के कारक इनको कहा जा सकता है। अपरदन के कारक कौन कौन से हैं, लहरें, धाराएं, भौम जल, हिमनद, वायु और प्रवाहित जल। इस तरीके से ये प्रमुख जो है अपरदन के कारक इनको कहा जा सकता है। ये कारक क्या करते हैं, एक गतिज ऊर्जा इनको मिलती है। कौन सी ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा। अपन ने देखा ना, हर एक कारक कारण के पीछे एक प्रेरक बल होता है, तो इनके पीछे भी क्या होता है, एक प्रेरक बल होता है, और वो प्रेरक बल क्या होता है, गतिज ऊर्जा। कौन सा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण ये पदार्थों का क्या करते हैं, संवहन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेना, गतिज ऊर्जा जो है इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है आपको। ज़्यादा इसमें कुछ जो है वो समझना नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना कि गतिज ऊर्जा प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है 1/2 mv की घात 2, है ना। यानी कि इसमें m क्या होता है, ये मास होता है, मतलब मलबा होता है, और v जो होता है वो क्या होता है, इसमें गति होती है। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और गतिज ऊर्जा
कौन से कारकों में होती है? प्रवाहित जल, वायु, हिमनद, भौम जल, धाराएं और लहरें, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। और ये गतिज ऊर्जा क्या करती है? पदार्थों का परिवहन करती है। तो ये हो गया आपका अपरदन करने वाले कारक हो गए, और इन कारकों के पास में कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है। आगे देखते हैं निक्षेपण। कौन सा? निक्षेपण में क्या होता है दोस्तों? जब ये पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वतीय क्षेत्र था, और इस पर्वतीय क्षेत्र में इस ऊपर वाली परत जो है, इस पर्वत की जो ऊपर वाली परत है, इसका क्या हो गया? अपघटन हो गया। ये क्या हो गया इसका? अपक्षय हो गया इसका। अपक्षय क्या हो गया? अपक्षय यानी कि वेदरिंग हो गई, टूट गया, छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो गया। तो बहता हुआ पानी क्या करेगा? इसको बहा कर ले जाएगा, है ना, इस तरीके से बहा कर ले जाएगा धरातल के पास में। अब देखो क्या होगा दोस्तों, जब ये पानी बहकर जा रहा है ना, तब इसके साथ में जब इसकी गति तेज होती है, पानी के पास में जब गतिज ऊर्जा तेज होती है, यानी कि पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तब ये क्या करता है? मोटे मोटे मटेरियल को भी अपने साथ में बहा कर ले जा सकता है। ये बड़े बड़े इंसानों को भी साथ में बहा कर ले जा सकता है। आपने देखा होगा नदी में बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं वो भी बह जाती है, बड़े बड़े जो चट्टानी मलबा होता है वो भी बह जाता है। यानी कि जब इसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, जब ये प्रवाह ज़्यादा होता है, तब तो ये क्या करता है? सभी पदार्थों को, छोटे मोटे सभी पदार्थों को परिवहित कर सकता है। लेकिन जब इसकी गति धीमी हो जाती है, तब क्या होता है? ये सिर्फ छोटे पदार्थों को परिवहित करता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? जब यहाँ पर ढाल प्रवणता अधिक है, तो ढाल अधिक होने पर यहाँ पे गति भी क्या होगी? इसकी तेज होगी। गति तेज होगी तो यहाँ तक ये क्या करेगा? सभी प्रकार के मलबे को बहा कर ले आएगा। लेकिन यहाँ आने पर क्या होगा? इसकी गति धीमी हो गई, क्योंकि यहाँ पर समतल क्षेत्र आ गया। तो जो मोटे कंकड़ पत्थर थे उसको ये यहीं पर जमा कर देगा। यानी कि पर्वत पदीय क्षेत्रों में जो पर्वत के नीचे वाले भाग होते हैं, वहाँ पर मोटे पदार्थों को यहीं पर जमा कर देगा, और जो हल्के पदार्थ रहेंगे जिनको ये बहा कर ले जा सकता है, उनको आगे तक ले जाएगा, और फिर आगे ले जाकर इनको डिपॉजिट करेगा। तो ये जो जमा करने की प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो ये जो कारक है, मैंने आगे लिखा है कि ये सभी कारक क्या काम करते हैं? तल्लोचन या तल समतल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? तल्लोचन या तल समतल। ये मैंने पहले भी बताया आपको। देखिए, ये जो है अंतर्जनित बल की वजह से, यानी कि कुछ पृथ्वी के अंदर से बल लगा, जिसकी वजह से ऊपर पर्वत की निर्माण हुआ, यानी कि भूमि की आकृति में उच्चावच आया। लेकिन ये बाहरी कारक क्या कर रहे हैं? इस उच्चावच को तोड़ फोड़ करके एक समतल रूप इसे दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है? तल्लोचन या तल समतल होता है। अपरदन आपको समझ में आ गया होगा। निक्षेपण यानी कि जमा करना। निक्षेपण में आपको ये ध्यान रखना है, जो पहले होते हैं जमा, वो मोटे कंकड़ पत्थरों का होता है, भारी पदार्थों का होता है, जिसे जल आगे तक प्रवाहित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति धीमी हो जाती है प्यारे बच्चों। तो आगे फिर ये कौन से पदार्थों का निक्षेपण करता है? हल्के पदार्थों का, जिनको ये आसानी से आगे तक बहा कर ले जा सकता है। तो ये दोस्तों अपना मास मूवमेंट यानी कि वृहद क्षरण, अपरदन और निक्षेपण हुआ। अब अपन पढ़ेंगे सॉइल जो फॉर्मेशन है, मृदा निर्माण जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, किन किन कारकों से होता है, और कौन कौन से पदार्थों से होता है, ये अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।